मैं हूँ कमलाकर इंगले, भोकरदन जिला जालना, महाराष्ट्र से। मैं गत 27 साल से सरकारी स्कूल पर अध्यापक हूँ। शिक्षा शास्त्र में सेट और नेट क्वालिफाइंग के साथ साथ योगाभ्यास और योग सेवा में मेरा 14 साल से जुटाव है। डॉक्टर उदय जी डोंगरे साहब के माध्यम से मैं आज आपके बीच में हूँ। योग से तलवारबाज में कंसंट्रेशन, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ का क्या योगदान है, उसके बारे में इस वीडियो में आज हम देखेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबको मेरा प्रणाम है। मैं योग के बारे में आज आपके बीच में हूँ। योग यह ऋषि मुनियों की देन है। संपूर्ण विश्व योग के लिए आज अभ्यास कर रहा है। तलवारबाजों के लिए योग की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में हम आज ध्यान देंगे। सबसे पहले आसन के बारे में हम बात करेंगे। जितने भी आसन हैं, उन सब आसनों से जो एक निचोड़ है, सब आसन जिसमें आते हैं उसका नाम है सूर्य नमस्कार। तो चलते हैं सूर्य नमस्कार की ओर। इसमें 12 पोजेस होते हैं, मगर 7 पोजेस मुख्य रूप से होते हैं और अगले 5 आवर्तन होते हैं। तो शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार, जो तलवारबाजों के लिए बहुत ही आवश्यक है। ध्यान से, संपूर्ण एकाग्रता से इसको करना है। यह है नमनासन की स्थिति। इसमें दोनों पैर और दोनों हाथ एक दूसरे से सटीक रखते हुए आराम से दूसरी पोज की ओर जाते हैं, हस्तोत्तानासन की ओर। उसके बाद धीरे धीरे सिर्फ मूवमेंट पर हम ध्यान देंगे और पाद हस्तासन के तरफ जाते जाते हम इस तरह से खुद को मोड़ेंगे। उसके बाद है 4 नंबर का अश्व संचालनासन। बायां पैर पीछे की ओर लेते हुए दोनों हाथों के बीच दायां पैर रखते हैं और गर्दन आकाश की ओर, पीछे का पैर सीधा भी रख सकते हैं और इस तरह से कोई मंत्र की आवश्यकता जिसके लिए है, तो सूर्य नमस्कार में मंत्र की भी आवश्यकता होती भी है। और अगर एकाग्रता अगर है तो पूरी एकाग्रता के साथ सूर्य नमस्कार किया जाता है। यह है पर्वतासन की पोज। इसमें दोनों एरिया जमीन पर टिकी हुई रखते हुए ज्यादा से ज्यादा गर्दन अंदर खींचते हैं। छठा जो है, यह भ्रूनमनासन की स्थिति में पहले घुटनों को जमीन पर टिका देते हैं और हाथों के बल पर सीना बिना जमीन पर टिके हुए भ्रूनमनासन की स्थिति। उसके बाद धीरे धीरे भुजंगासन की स्थिति, 7वीं स्थिति पर आते हैं। कोहनिया बिना मोड़ते भी इसको किया जाता है और इस तरह भी किया जाता है, इस पोजीशन से। उसके बाद और पर्वतासन की स्थिति में आते हैं। 9वीं स्थिति में और अश्व संचालनासन में पहुंचते हैं। इससे संपूर्ण शरीर लचीला बनता है। एक एक कोशिका से लेकर शरीर पर संपूर्ण तरफ से खिंचाव आती है, ट्विस्ट होता है और धीरे धीरे 11वीं स्थिति
और 12वीं स्थिति में यह सूर्य नमस्कार पूरा होता है। सूरज हमें ऊर्जा देता है, ज्ञान मिलता है, उससे प्रकाश मिलता है, शक्ति मिलती है। तो शक्ति का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है, ज्ञान का स्रोत है। तो सूर्य नमस्कार जो करेंगे संपूर्ण शरीर को लचीलापन मिलेगा, बल मिलेगा, वीर्य मिलेगा, धैर्य मिलेगा, मस्कुलर फिटनेस से लेकर के संपूर्ण कोशिकाओं को ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। इसमें एक ध्यान रखने की बात है, जब हम पीछे की ओर झुकेंगे तब सांस अंदर भरेंगे, और जब हम सामने की ओर झुकेंगे तब सांस बाहर छोड़ेंगे। तो इससे फेफड़े में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। इससे फेफड़े, हृदय, पेट की समस्या और पूरे पैर में खिंचावट, नसों तक एक एक कोशिकाओं को, एक एक शरीर के एक एक हिस्से को बहुत ही अच्छी मात्रा में इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इसकी जरूरत होती है। इसलिए तलवारबाज जो है उन्होंने सूर्य नमस्कार हर दिन करना चाहिए। कम से कम 12 से लेकर के 50 से लेकर के 100 तक, इससे ज़्यादा भी इसको बढ़ा सकते हैं। जो अभी का जो विश्व रिकॉर्ड है तो यह 10,000 घंटे का है। तो हम इस पर काम कर सकते हैं और अपनी फुर्तीली जिंदगी ठीक ज़्यादा से ज़्यादा बरकरार रख सकते हैं। चलते हैं हम आगे की ओर। 5 आसन पर हम और ध्यान देंगे। इसमें पहला है ताड़ासन। एकाग्रता जो सूर्य नमस्कार से भी बढ़ती है और एकाग्रता इस आसन से भी बढ़ती है। तो धीरे धीरे जो पहले ऐसी स्थिति में जो खड़े थे, धीरे धीरे दोनों हाथों को उठाते हुए और आराम से खींचते हुए ताड़ासन में यह भी स्थिति होती है, यह भी स्थिति होती है, और सांस पर नियंत्रण आता है। इससे एकाग्रता बढ़ती है इससे, और शरीर में पूरी तरह से खिंचाव आने के कारण संपूर्ण शरीर का जो तनाव है वह भी निकल जाता है और शरीर स्वस्थ होता है। यह विद्यार्थियों के लिए, तलवारबाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह पोस्चर है। धीरे धीरे हम ऐसे भी आ सकते हैं। दूसरा ध्रुवासन। ध्रुवासन में भी एक पैर पर जब हम खड़े होते हैं तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों की भी, तलवारबाज जो है उनके लिए एकाग्रता बढ़ाना बहुत ही आवश्यक होता है। एकाग्रता बढ़ाने से हमारा जो एक एक क्रिया का एक पार्ट है उस पर हम प्रभुत्व पाते हैं। सांस पर नियंत्रण आता है, शरीर पर नियंत्रण आता है, मन मस्तिष्क पर नियंत्रण आता है और हम जीत पाते हैं। या दूसरी तरफ से भी क्या करते हैं, ध्रुवासन की पोज यह 1 मिनट से लेकर के, इससे भी नहीं तो 20 सेकंड से लेकर के 5 मिनट तक हम इसको टिका कर रख सकते हैं। इससे हमारी एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है। तो तलवारबाज के लिए यह कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके बाद है शीर्षासन। अगर शीर्षासन करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क के लिए और शरीर में जो महत्वपूर्ण हिस्सा है मस्तिष्क को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन देने के लिए शीर्षासन या सर्वांगासन बहुत ही फायदेमंद होता है। चलते हैं हम शीर्षासन की ओर। शीर्षासन तलवारबाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। मस्तिष्क में अगर पर्याप्त मात्रा में खून मिलता है तो कार्य भी ठीक से होगा।
निर्णय क्षमता भी ठीक से होगी। तलवारबाज के लिए समय पर तत्काल निर्णय लेना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसके लिए निर्णय क्षमता बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा, खून की मात्रा दिमाग में पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है। इसलिए शीर्षासन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 3 घंटे 33 मिनट का। तो यह 20 सेकंड से लेकर के 5 मिनट तक, 10 मिनट तक भी छात्र कर सकते हैं। इसमें पद्म शीर्षासन भी होता है। धीरे धीरे मूल स्थिति पर पहुंचते हैं। जो शीर्षासन नहीं कर पाते उनके लिए सर्वांगासन है। तो सर्वांगासन से भी, जिसका कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन सर्वांगासन से नहीं रहेगा। तो कॉन्स्टिपेशन वाले छात्र तलवारबाज अगर पूरे एक्सरसाइज ठीक से करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, पेट की बीमारी नहीं रहेगी, सीने की बीमारी नहीं रहेगी और पूरा फुर्तीलापन रहेगा। इसलिए सर्वांगासन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वांगासन में पहले लेट जाते हैं, धीरे धीरे अर्धहलासन की स्थिति में, और धीरे धीरे पूरे शरीर को ऊपर उठाते हुए अभी पैर जैसे चलने के लिए होते हैं तो शरीर का भार सहने के लिए नहीं होता है। जैसे पैर चलने के लिए होते हैं वैसा ही सिर या सोचने के लिए होता है। इसलिए सिर पर शरीर का भार नहीं देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन, उसका पर्याय मिला है सर्वांगासन। तो सर्वांगासन से कंधे पर संपूर्ण शरीर का भार रहेगा और उसके साथ साथ दोनों हाथों का पर भी शरीर का पूरा भार रहेगा। संपूर्ण शरीर को पर्याप्त मात्रा में खून पहुंचाने के लिए यह सर्वांगासन बहुत ही फायदेमंद है। शीर्षासन के पूरे लाभ इसमें भी मिलते हैं। इसके बाद पूर्ण हलासन के बाद, पूर्ण हलासन के लिए अभी यहाँ झुकते हैं। पूर्ण हलासन में नाभि के दोनों तरफ, नाभि के पास जो गैंग्लियर ग्लैंड्स है उस पर इसका, जिसको सेकंड ब्रेन कहते हैं, उस पर असर पड़ता है और पाचन तंत्र ठीक होता है। इसलिए पूर्ण हलासन की स्थिति में हमें जाना चाहिए। सर्वांगासन के बाद मत्स्यासन किया जाता है। मत्स्यासन के कारण नाक में जो कभी कभी हड्डी बढ़ सकती है तो वह नहीं बढ़ेगी। मत्स्यासन यह सर्वांगासन के बाद किया जाने वाला आसन है। तो मत्स्यासन की ओर चलते हैं। यहाँ पद्मासन में पहले दाया पैर पर बाया पैर रखते हुए धीरे धीरे इस तरह से जाना है। ज्यादा वर्णन यहाँ करना संभव नहीं है कम समय में, इसलिए आसन पर हम ध्यान देंगे। दोनों अंगुष्ठों को अपनी उंगलियों से शरीर की तरफ, नीचे की तरफ खींचने का प्रयास और घुटने जमीन पर लगाने का प्रयास, और सिर जमीन पर रहेगा, माथा जमीन पर रहेगा और सीधा गर्दन पर हल्का सा खिंचावट, हल्का सा तनाव रहेगा। यह है मत्स्यासन जो सर्वांगासन की बात किया जाता है। इसके बाद करते हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में दोनों पैरों को या दंडासन में बैठकर, दंडासन में बैठने के बाद एक एक पैर के तरफ पहले दायां हाथ लिया, बाद में बायां हाथ लिया और धीरे धीरे अपने मस्तिष्क को, सिर को घुटने की तरफ मोड़ने का प्रयास और उस समय घुटने सीधे रखने की कोशिश पूरी तरह से। सांस बाहर, पहले श्वास
अंदर बढ़ते हुए यह भी पोज है, श्वास छोड़ दिया। इस तरह से यह बहुत ही, इससे समस्त पेट की भी बीमारी और आज्ञा चक्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। महामुद्रा भी इसमें की जाती है और यह शिव की सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है, जो शिव को भगवान शिव को यह बहुत ही पसंद मुद्रा थी। उसके बाद हम चले जाते हैं चक्रासन। चक्रासन से रीढ़ की हड्डी बहुत ही लचीली रही। 100 साल तक रीढ़ की हड्डी को लचीला रखना आवश्यक होता है। हम तो तलवारबाज को कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए प्रशिक्षण तो लेंगे, मगर हम अपने जीवन को संवरने के लिए बाहर का आक्रमण तो हम तलवार की मदद से तो हम निपटा देंगे, मगर अंदर जो बीमारियां की जो भविष्य में आने वाली जो आक्रमण की स्थिति हो सकती है, उसके लिए हमारा संपूर्ण शरीर योग के माध्यम से हमें ठीक करना है। तो तलवारबाज के लिए यह बहुत ही आवश्यक आसन है चक्रासन। धीरे धीरे मूल स्थिति में पहुंचते हैं और इसके बाद ताड़ासन किया जाता है या पहले भी ताड़ासन किया जाता है। हम चलते हैं पद्मासन से, हमें एकाग्रता मिलती है। आगे की ओर हम चल रहे हैं। पद्मासन से एकाग्रता भी मिलेगी और शरीर स्थिर भी होगा। अगर हम उत्थित पद्मासन करते हैं तो उत्थित पद्मासन में शरीर को मजबूत रखने के लिए जब हम खुद को उठाएंगे, यह भूख बढ़ाने के लिए तो बहुत ही फायदेमंद आसन है। तो भूख बढ़ाने के लिए उत्थित पद्मासन, दोनों हाथों को दोनों जंघों के दोनों तरफ से रखते हुए, सटीक रखते हुए पद्मासन की स्थिति में, और धीरे धीरे संपूर्ण शरीर को हाथों के बल पर उठाते हैं। धीरे से उठाना है। यह था उत्थित पद्मासन। उत्थित पद्मासन से भूख बढ़िया लगती है। पेट पर बहुत ही दबाव पड़ने के कारण पेट स्वस्थ बनता है। इसके बाद हम सीधा चलते हैं प्राणायाम की तरफ। प्राणायाम में पद्मासन में बैठे या सुखासन में बाएं एड़ी पर यह नजदीक दाई एड़ी रखी जाती है। बायां पैर के जंघाव और पिंडली के बीच दायां पैर रखा जाता है और यह आसन स्थिति होती है सुखासन की। तो सुखासन जो कर सकते हैं वे सुखासन करें, इसको पद्मासन कर सकते हैं। तो पद्मासन की स्थिति में पहले दायां पैर बाएं जंघा पर रखते हैं और बायां पैर दाएं जंघाव पर रखते हुए धीरे धीरे खुद को पद्मासन में ले जाते हैं। यह है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा से एकाग्रता बढ़ती है। तलवारबाज के लिए ध्यान बहुत ही आवश्यक है। जिसका ध्यान भटक गया वह कहीं पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए कोई भी चीज़ ध्यान से होने के लिए ध्यान मुद्रा में यहाँ बैठते हैं। और भस्त्रिका प्राणायाम जो है प्राण का आयाम, प्राण का आदान प्रदान कैसे होता है, यह ऋषि मुनियों की जो देन है। प्राण तो ब्रह्म है, प्राण से ही संपूर्ण तत्व जीवित रहते हैं और प्राण तत्व ही ब्रह्म तत्व है। यह कोई मजहब, पंथ, धर्म, परंपरा कुछ नहीं है। सबका शरीर तो एक जैसा ही है। तो सबके लिए यह प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है, चाहे वह तलवारबाज हो या दूसरा खिलाड़ी हो। और कोई जो जीवित है उनके लिए प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है। यह सिर्फ शरीर के स्तर पर ही काम नहीं करता प्राणायाम, तो शरीर से लेकर के मन मस्तिष्क तक
विचारों की दुनिया में, विचारों की दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो शरीर के स्तर पर काम करते करते मन के स्तर पर संपूर्ण शरीर पर बदलाव लाता है। जो इनबैलेंस है वह बैलेंस में लाता है और टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है जीवन का। इसलिए इसमें पहले करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में सबसे पहले रीढ़ की हड्डी भी सीधी रखना है और सांस नाक से करना है और छोड़ना है। मुंह बंद रहेगा, आंखें बंद रहेगी और रीढ़ की हड्डी सीधी। जो जवान है, मजबूत है, तलवारबाज तो इसमें पूरे इसके लिए ही तो यह प्राणायाम है। मैं तेज गति से प्राणायाम कैसा किया जाता है, इसको 1 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक अगर किया तो बहुत ही जबरदस्त फायदा होगा। फेफड़े अगर मजबूत है तो सांस पर हमारा पूरा नियंत्रण रहेगा, और अगर सांस पर हमारा पूरा नियंत्रण है तो एकाग्रता पर हमारा नियंत्रण रहेगा, एकाग्रता हमारी बढ़ जाएगी। इसलिए सांस को करना है। भस्त्रिका प्राणायाम में ऐसा करना है। इसको अगर बहुत ही तेजी से करना है तो 1 मिनट में मैं लगातार करके दिखाता हूं। इसको हर दिन अपनाना है अपने जीवन में। ऐसा कुछ समय के लिए केवल कुंभक लग जाता है। इसमें न सांस लेनी है न छोड़नी है। नए नए अभ्यास में गर्दन में थोड़ी यहाँ खिंचावट लगती है और 4-5 दिन के बाद वह चली जाती है। तो 1 मिनट से लेकर के, जिसमें कोई तनाव नहीं, मस्तिष्क की कोई बीमारी नहीं, संपूर्ण शरीर स्वस्थ है, तो उसके लिए यह करना ठीक है। तो इससे संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, नींद से हम जब जाग जाते हैं सुबह, तो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल हमारे शरीर में बहुत मात्रा में बढ़ी हुई होती है। तो सुबह सुबह यह कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकने के लिए और शक्ति का आदान करने के लिए यह भस्त्रिका प्राणायाम होता है। इसके बाद है कपालभाति। कपालभाति से विकृतियों का विसर्जन होगा, भस्त्रिका से शक्ति का आदान होगा। और कपालभाति करने से जो भी विकृतियां हैं, जो भी विशुद्ध शरीर शुद्ध रखने के लिए जो भी अनावश्यक चीजें शरीर में है, वह बाहर फेंकने के लिए यह कपालभाति काम करती है। विषाक्त घटक नासिका के श्वास के माध्यम से बाहर फेंकने के लिए कपालभाति भी यह तीव्र गति में 1 सेकंड में कम से कम 2 या 3 बार यह होता है। तो 200 की भी स्पीड होती है, 100 की भी स्पीड होती है। तो 200 की 180 से लेकर 200 की स्पीड यह होती है। सांस को सिर्फ बाहर फेंकना होता है इसमें नासिका के द्वारा, और मुंह बंद होता है और सीधा रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए ऐसा। यह तो 120 की स्पीड हुई। अभी अगर 200 से ऊपर चलना है तो यह स्पीड पकड़नी पड़ेगी। यह तो मैं अपान मुद्रा में यहाँ बैठा हूँ। अपान मुद्रा से विषाक्त घटक बाहर निकल जाते हैं। तो 1 सेकंड में कम से कम 3 बार अगर इसको छोड़ना है तो 200 से ऊपर चले जाते हैं हम।
ज़्यादा से ज़्यादा 180 से ऊपर चले जाते हैं और 200 से भी ऊपर चले जाते हैं। इस अवस्था से इसको कपालभाति को कहते हैं। कपालभाति से ये होगा जिसको शरीर में कुछ भी बीमारी नहीं है और शरीर मजबूत है, पहले मजबूत रखना है। तलवारबाज को अपना शरीर में बहुत ही शक्ति का फुर्तीला पर बरकरार रखना है, इसलिए यह कपालभाति अगर तीव्र गति से करते हैं तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम यह इसमें पाते भी हैं और संपूर्ण शरीर भी मजबूत बनाते हैं। पेट की समस्त विकृति ऐसे निकल जाएगी। लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास से लेकर के लंग्स, हार्ट से लेकर के थायराइड से लेकर के थायराइड से लेकर के स्केलेटल सिस्टम से लेकर के सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से लेकर के संपूर्ण शरीर में इसमें बदलाव आता है और संपूर्ण शरीर में जो भी विषाक्त घटक है वो पूरे शरीर से निकल जाते हैं और संपूर्ण शरीर ऑक्सीजन की शुद्ध मात्रा लेने के लिए तैयार होता है। तो विशुद्धियों का विसर्जन करने के लिए यह कपालभाति होती है। तो कपालभाति से संपूर्ण शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। तलवारबाज के लिए यह तो बहुत ही फायदेमंद है। इसके बाद चलते हैं हम कुंभक के तरफ। कुंभक से क्या होगा? कुंभक से जब हम सांस को अंदर भरते हैं, अंतर कुंभक करते हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन बहुत ही उच्च स्तर पर चले जाता है। अगर कंसंट्रेशन है तो हमारा ध्येय भी निश्चित होगा। कंसंट्रेशन है तो हमारी जीत पक्की है। कंसंट्रेशन है तो हमारा जो वार है, हमारी जो डिफेंस है वह भी ठीक से होगी। इसलिए शरीर को अंदर सांस के माध्यम से लॉक करते हैं। सांस भरते हैं अंदर, उज्जाई करते करते सांस पर बाद में नियंत्रण माने लॉक करते हैं उसको। सांस भरा और यह कंठमुख में दबा कर रखते हैं। पहले सांस भरते हैं आराम से ऐसा, एक दो बार प्रयास के बाद 1 मिनट से लेकर के 1.5 मिनट तक 2 मिनट तक यह चला जाता है। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि शरीर को, मस्तिष्क को 3 मिनट तक अगर ऑक्सीजन मिलता नहीं है तो वह काम नहीं करता, डेढ़ हो जाते हैं इसे। इसलिए 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना और यह शरीर का संपूर्ण मजबूती कर रखने के लिए, फेफड़े को मजबूत रखने के लिए यह अंतरकुंभक बहुत ही फायदेमंद है। तो ऊंचाई के साथ साथ यह होता है। अनुलोम विलोम की तरफ हम जाते हैं। अनुलोम विलोम के लिए यह शक्ति मुद्रा में हम चले जाते हैं। शक्ति मुद्रा यह शरीर में शक्ति रखने के लिए, भरने के लिए। यह इधर वायु मुद्रा में हम रख सकते हैं, तो इधर की उंगलियों, और यह शक्ति मुद्रा है। यह भी अनुलोम विलोम का यह जो प्राणायाम है, अगर तीव्र गति से करते हैं तो यह जो 1 मिनट में 30 बार हो जाता है, तो यह 1 मिनट में 60 से भी ज़्यादा बार हो जाता है। और शरीर में संपूर्ण नस नाड़ियाँ 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ है शरीर में। इसमें से भी 101 नस नाड़ियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से भी 10 नाड़ियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है
और उनमें से भी 3 नाड़ियाँ इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी महत्वपूर्ण है। और ये तीनों में भी एक सुषुम्ना नाड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुंडलिनी जगाने के लिए अनुलोम विलोम बहुत ही फायदेमंद है। अगर 250 से ज़्यादा अगर हम चलते हैं अनुलोम विलोम में एक साथ, तो कुंडलिनी अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देती है। इसलिए इसको बहुत बार ठीक से करना है तो आराम से भी किया जाता है। 305 सेकंड में बाई नासिका से भरना, 3 से 5 सेकंड लेकर के दाई नासिका से बाहर छोड़ना, फिर से एक नासिका बंद करके जहाँ हमने उच्छ्वास किया था वो उसी दिशा से श्वास को अंदर भरना, और जहाँ से सांस लिया था उसी तरफ सांस को आराम से छोड़ देना। तो यह 2.5 से 5 सेकंड में भरा, 2.5 से 5 सेकंड में छोड़ा, फिर से 2.5 से 5 लेकर के सेकंड में हमने भरा और 2.5 से लेकर के 5 सेकंड में हमने छोड़ दिया। यह आराम की स्थिति होती है। और अगर बहुत ही जिनका शक्ति का स्तर बहुत ही ऊंचा है और कोई बीमारी नहीं है, बीपी नहीं है, हार्ट की कोई बीमारी नहीं है, उनके लिए भी और तलवारबाज के लिए यह तो बहुत ही फायदेमंद है। मन मस्तिष्क को मजबूत रखने के लिए और अपने संतुलन के लिए, एकाग्रता के लिए, संपूर्ण अंदरूनी शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए 100 साल तक हमें कोई बीमारी छू नहीं सकेगी। इसके लिए यह अनुलोम विलोम बहुत ही फायदेमंद है। तो तेजी से हम 1 मिनट तक आपको बता देते हैं, शुरू करते हैं। ऐसा इसको बढ़ा भी सकते हैं। कुछ समय के लिए केवल कोमल की स्थिति आती है। सांस जहाँ की वहाँ रुक जाता है कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए। इसके बाद चलते हैं हम भ्रामरी की ओर। तो भ्रामरी में क्या होता है, भ्रामरी से हम अंदर की ओर चले जाते हैं और दोनों उंगलियों को यहाँ पिनियल ग्लैंड की तरफ के पास रखना है। दोनों अंगुष्ठों को यहाँ कान की तरफ हल्के से बंद करने के लिए यहाँ रखते हैं। शेष उंगलियाँ नासिका के आसपास और 3 से 5 से लेकर के 11, 21, 51 बार तक यह भ्रामरी किया जाता है। इससे बहुत ही उच्च स्तर पर एकाग्रता हमें पाने के लिए यह पर्याप्त होता है। तो हम यह 1 बार या 2 बार करके दिखाएंगे। भ्रामरी में मुंह बंद करके ओमकार का गुंजन किया जाता है। पहले सांस नासिका से अंदर भरा दिया जाता है आराम से, और नासिका से ही ओम की गुंजन मुंह बंद रखते हुए की जाती है। तो आराम से सांस को भरते हैं ऐसा।
और एक बार बढ़ते हैं। दोनों हाथ नीचे रखते हुए ध्यान मुद्रा में दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए पीठ की हड्डी सीधी और 3 बार दिव्य ओंकार का गुंजन करते हैं। ओंकार के गुंजन से हमारा मन मस्तिष्क पवित्र हो जाता है। संपूर्ण शरीर में सकारात्मक भाव मन मस्तिष्क के साथ होते हैं और संपूर्ण शरीर हमारा फुर्तीला रहता है, एकाग्र रहता है। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, तलवारबाज के लिए यह तो बहुत ही फायदेमंद क्रिया है। ओंकार, जब मन चंचल हो तो कुछ समय के लिए 5, 10, 11, 21, 51 बार तक ओंकार एक जगह पर बैठकर आराम से करना। इससे बहुत ही एकाग्रता बढ़ेगी और अपने खेल पर हमारा ध्यान टिका रहेगा। और एक बार करते हैं। पूरे मौन में चले जाते हैं कुछ देर के लिए। प्राण ही ब्रह्म है। प्राण की शक्ति संपूर्ण हमारे अस्तित्व में समाहित करने के लिए यह ध्यान। इस ब्रह्मांड से संपूर्ण शक्ति का प्रपात हम पर हो रहा है। मुक्त पुरुष हमें आशीष दे रहे हैं, दिव्य पुरुष हमें आशीष दे रहे हैं, बुद्ध पुरुष